इंडिया जरूर एक मल्टीपोलर ऑर्डर में एक बड़ा पोल के रूप में तो जरूर उभरा है। भारत का आज असर्टिव जो विदेश नीति रही है, इसके कारण हम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में दुनिया में उभर गए हैं। भारत को अपना जो रीजन है, जिसको हम इंडियन ओशन रीजन कह सकते हैं, सबको एक साथ यूज करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, जिसको मैंने कहा कि स्मार्ट पावर चाहिए। यू शुड हैव दैट स्मार्टनेस। सबको पता है जिस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप का व्यवहार हो रहा है या जिस प्रकार नए नए युद्ध हो रहे हैं दुनिया भर में, जिस प्रकार चाइना उभर रहा है, ये सब देखकर सबको लग रहा है कि भाई जो पुरानी व्यवस्था है बदलेगी। नहीं, आज तो मोदी जी है, आज हम एक ताकतवर देश के रूप में खड़े हैं, आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब यूक्रेन जब रशिया से युद्ध कर रहा था तो रशिया ने यूक्रेन के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को बंद कर दिया टेक्नोलॉजी यूज करके। तो स्वाभाविक यूक्रेन कहाँ जाना चाहिए? बाइडेन के पास जाना चाहिए था। नहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने फोन उठा के एलन मस्क को फोन किया और मस्क को कहा कि मेरे देश का कम्युनिकेशन व्यवस्था को चलाने के लिए तुम्हारा स्टारलिंक दीजिए। मोदी जी आज इंडोनेशिया जाते हैं तो वहाँ एक गीतोपदेश का स्टैट्यू का अनावरण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मिलकर किए हैं। आज वैसे जब से मोदी जी की सरकार आई है उसमें भी परिवर्तन आया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है और इसलिए देश, नेचर ऑफ स्टेट, ग्लोबल पॉलिटिक्स, सारी चीजें बदल रही हैं। इस बदलाव को कैसे समझा जाए, और यह भी समझना जरूरी है कि जो ग्लोबल ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया, क्या वो इस वक्त उसका कोई रेलेवेंस है, या बदलाव इतना तेज हो रहा है कि हम लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे सवाल आपके हमारे मन में अक्सर वो घूमता रहता है। कोविड के बाद ये सवाल और भी ज्यादा प्रखर होकर के सामने आया कि क्या जो दुनिया की जो व्यवस्था है वो इस तरह के कैटास्ट्रॉफ को हैंडल करने में सक्षम है। इसलिए नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसको समझने और समझाने के लिए हमारे हाथ में एक किताब आई है जिसका नाम है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। सही बात है, दुनिया बदल रहा है तो हिंदुस्तान का उसमें रोल क्या होगा। और ये किताब लिखा गया है देश के जाने माने, इनको फिलोसोफर भी कह सकते हैं आप, साथ ही साथ दुनिया इनको एक राइटर और भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में भी जानती है। लेखक तो प्रखर है ही, और विचारक, उनके विचार को पढ़ते हुए हम लोग यूनिवर्सिटी से यहाँ तक पहुंचे हैं। राम माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। ये न्यू ऑर्डर, व्हाट इज दिस? नहीं, पहले मैं आपको और कैपिटल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे इस नई एक किताब को लेकर एक चर्चा आपके टीवी के माध्यम से भी लोगों के बीच में ले जाने का आपने एक प्रयास किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरा किताब है, सब पढ़ना चाहिए। चलिए, हर लेखक का तो इच्छा होती ही है कि अपने किताब सब पढ़े, सब तक पहुँचे। पर मैं मानता हूँ कि जैसा आपने अभी प्रस्तावना में कहा है कि हम सब लोग बोल तो रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर समाप्त हो रहा है वगैरह वगैरह, पर वो आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर के क्या रूपरेखा होंगे, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर जब उभर रहा हो तो भारत को अपने आप को कैसे उसमें एक प्रोएक्टिव कंट्री के रूप में कैसे उसमें भाग लेना चाहिए, इस पर ज्यादा विस्तृत चर्चा अभी तक हुई नहीं है। राइट। सबको पता है जिस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप का व्यवहार हो रहा है या जिस प्रकार नए नए युद्ध हो रहे हैं दुनिया भर में, जिस प्रकार चाइना उभर रहा है, ये सब देखकर सबको लग रहा है कि भाई जो पुरानी व्यवस्था है बदलेगी। पर बदलेगा तो होगा क्या है? राइट। और जब तक, जहां तक हमारा प्रश्न है, भारत का प्रश्न है, जब ये जो वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था तो तब हम गुलाम थे। ये द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो हमारा बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल नहीं था। ज्यादा से ज्यादा तभी आजाद हुए थे तो हम अपने ही काम में व्यस्त थे, तो वर्ल्ड ऑर्डर में भाग लेने की स्थिति नहीं थी। तो मोस्टली वेस्ट ने उसको बनाया था। पर इस बार भी क्या हम इस बस को मिस कर जाएंगे?
या नहीं, आज तो मोदी जी है, आज हम एक ताकतवर देश के रूप में खड़े हैं, आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो क्या हमको इस नए वर्ल्ड ऑर्डर जो शेप अप हो रहा है उसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए? करना है तो हमको क्या करना चाहिए? कुल मिलाकर जो आपके हाथ में मेरा किताब है उसका विषय वस्तु वो है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसमें लिखी है। हम लोग तो यही पढ़ते आए, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ये एक नए शब्द को आपने कॉइन किया है, ये हेट्रोपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज दिस हेट्रोपोलर ऑर्डर? देखिए, हम बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को देखा है, क्योंकि जो पिछला वर्ल्ड ऑर्डर था ज्यादातर बाइपोलर था। एक तरफ सोवियत यूनियन था तो एक तरफ, दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स थे। सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो कुछ समय यूनिपोलैरिटी रही, तो अब लोग कह रहे हैं कि मल्टीपोलर बन गया है। मल्टीपोलर तो जरूर बना है, उसमें इंडिया भी एक पोल के रूप में उभरा है, ईयू एक पोल है, टर्की एक पोल है, इंडोनेशिया उभरा है, आसियान उभरा है, तो तमाम बड़े देश, इस समय रशिया है, तो पोल्स के रूप में उभरे हैं। पर आज केवल देश एक मुख्य रोल दुनिया को चलाने में अदा नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज है जो आज देशों के सार्वभौमिक अधिकार को भी चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे कॉर्पोरेट एंटिटीज बन गए हैं। मल्टीनेशनल टेक जेंट्स जो है वो आज बहुत पावरफुल है। हम भी भारत में या दुनिया में कुछ देशों में, जैसा अभी मैं हाल में हंगरी में था, तो वहां एक बहुत बड़े मैं नाम नहीं ले ही लेता हूं, उस देश का प्रधानमंत्री का भाषण था। प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा, आप जानते हैं कि हंगरी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो हम सब सोचते हैं कि कोई और देश होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे हंगरी का सबसे बड़ा शत्रु जॉर्ज सोरोस है। ये जॉर्ज सोरोस है कौन? जॉर्ज सोरोस एक बहुत धनी इन्वेस्टर है, हंगरी के है, अमेरिका में रहता है, पर उसके पास इतना ताकत है कि हंगरी की प्रधानमंत्री को लगता है कि मेरे को इससे खतरा है, इससे खतरा है। अब यूक्रेन जब रशिया से युद्ध कर रहा था तो रशिया ने यूक्रेन के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को बंद कर दिया टेक्नोलॉजी यूज करके। तो स्वाभाविक यूक्रेन कहाँ जाना चाहिए? बाइडेन के पास जाना चाहिए था। नहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने फोन उठा के एलन मस्क को फोन किया और मस्क को कहा कि मेरे देश का कम्युनिकेशन व्यवस्था को चलाने के लिए तुम्हारा स्टारलिंक दीजिए। उनके लिए, यूक्रेन के लिए अमेरिका से इंपॉर्टेंट था एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ट्रंप, एलन मस्क का। इसको कहते हैं हेट्रोपोलर ऑर्डर, जहां स्टेट्स के बजाय, स्टेट्स के अलावा, स्टेट्स तो है ही, कुछ ऐसे एजेंसीज है जो टेररिज्म भी हो सकता है, जो आज देशों को भी हिलाकर रख देता है, या मल्टीनेशनल कंपनीज की बात तो मैंने कही थी, ट्रांसनेशनल एनजीओस है। डोनाल्ड ट्रंप आते आते ही पहला उनका एक्स गिरा था वो यूएसएड के ऊपर। ये यूएसएड क्या है? ये ज्यादातर एनजीओस को चलाने वाला संगठन है। एनजीओ से क्या खतरा है? बट एनजीओ से भी इस वर्ल्ड ऑर्डर में खतरा हो सकता है देशों को। बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह हमारे सामने, हमारे पड़ोस में उदाहरण है। तो उसको मैंने कहा कि हेट्रोपोलर ऑर्डर है, केवल मल्टीपोलर नहीं। मल्टीपोलर में पॉलिटिकल स्टेट्स, कंट्रीज पोल्स बनते हैं। हेट्रोपोलैरिटी में हाईटेक कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, बिग टेक कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, एनजीओस हो सकते हैं, धनी व्यक्ति हो सकते हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अब ये बताइए कि क्या ये जो बदलाव जो आ रहा है, क्या पोस्ट कोविड जो ऑर्डर, क्या कोविड इसमें कोई रोल अदा इसने किया है? कोविड इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जरूर है, बट यह कोविड से शुरू नहीं हुआ है। इसके जो सिम्टम्स थे, 2001 में न्यूयॉर्क के जो ट्विन टावर्स पर ओसामा बिन लादेन के या अलकायदा के अटैक्स हुए थे, तब से शुरू हो गए हैं। तब से ध्यान में आने लगा कि अब अमेरिका को भी बड़े चैलेंज करने वाले ताकतें हैं। उसी क्रम में धीरे धीरे चाइना जिस प्रकार के रूप में उभर गया था, 2008 आते आते चाइना दुनिया का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। मैं याद दिलाऊं, 1980 में, यानी उससे 30 साल पहले चाइना और भारत की अर्थव्यवस्था समान थी, बराबर का था। 30 साल में चाइना दुनिया का दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया, अमेरिका को चैलेंज करने लग गया। तो चाइना का राइज हो रहा था, यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थाएं एकदम प्रभावहीन बन गए, उनका कोई सुन ही नहीं रहा था।
आज भी कोई आज सुनता भी कोई नहीं सुना, जस्ट लाइक क्लब। तो जो पिछले वर्ल्ड ऑर्डर में जिन संस्थाओं को हमने बनाया ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, उसको कोई आज कोई महत्व है ही नहीं, बिकॉज दे फेल टू परफॉर्म देयर। तो ये प्रक्रिया लगभग पिछले 20 साल से चल रही है, बट कोविड के बाद ये और मुखरता से सामने आई है। कोविड ने एक बात तो जरूर सबको सिखा दिया, भाई तुमको आखिरकार अपने ताकत पर ही निर्भर होना पड़ेगा। कोई तुम्हारे मदद आने वाला नहीं है। कोविड में सब बंद हो गया तो हर देश अपना अपना ही चिंता करना पड़ा। उसमें से अब राष्ट्रवाद का भी पुनरुद्धार हो रहा है या पुनर्सृजन हो रहा है। ये बताइए कि ये जो बदलाव हो रहा है, इंडिया का क्या इसमें रोल या पोजीशन अभी फिलहाल है? इंडिया जरूर एक मल्टीपोलर ऑर्डर में एक बड़ा पोल के रूप में तो जरूर उभरा है। उसमें वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 10 साल में जिस प्रकार एक 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था पर आ गया, और भारत का आज असर्टिव जो विदेश नीति रही है, इसके कारण हम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में दुनिया में उभर गए हैं। बट एक बात भारत को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो न्यू ऑर्डर जो बन रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जैसे पिछले ऑर्डर में, पिछले व्यवस्था में इकोनॉमी और ट्रेड का बड़ा रोल रहा है। जिसके पास पैसा है, जो ट्रेड ज्यादा कर सकता था, वो आगे बढ़ गया। इस बार जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ जाएगा। आज चाइना आगे बढ़ रहा है, केवल टेक्नोलॉजी के दम पर बढ़ रहा है। यूएस हमेशा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे का देश रहा है, आज भी है। भारत को बाकी तमाम ताकतें होने पर भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक फिनटेक छोड़ के बाकी क्षेत्र में हमको बहुत काम करना पड़ेगा। हमारा R&D को ताकत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, रिसर्च को, और हमारे इनोवेशन अच्छा बनना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को और तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक पक्ष ये है। दूसरा, भारत को अपना जो रीजन है, जिसको हम इंडियन ओशन रीजन कह सकते हैं, यहाँ का एक ताकतवर एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरना पड़ेगा। तभी जाकर भारत इस नए ऑर्डर में और प्रोएक्टिवली अपना रोल अदा कर पाएगा। आप किताब में कह रहे हैं कि इंडिया जो है थोड़ा रेटिसेंट, जो थोड़ा झिझक है कि एक ग्लोबल ऑर्डर में कोई रोल प्ले करने का। नहीं, ऐसा लगता है पहले हमारा उस प्रकार की मानसिकता रही है कि हम बहुत प्रोएक्टिवली जाकर कोई बड़ा रोल अदा कर दिया दुनिया में। ये हमारा कभी स्वभाव नहीं रहा है। हम एक रेटिसेंट नेशन रहे हैं, नहीं झिझकने वाला, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला नेशन रहा है। पर आज वैसे जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसमें भी परिवर्तन आया। आज हम अपने आप को एक्सेप्ट करने वाला देश बने हैं। अभी आपने देखा रशिया और यूएस के बीच में यूक्रेन को लेकर इतना तनाव रहा। यूएस हमारा खास मित्र है, आज भी है, हमेशा रहा है, पर भी हमने यूएस के दबाव में नहीं आया। हमने वी स्टूड आवर ग्राउंड। हाँ, वी स्टूड आवर ग्राउंड, जिसको हमने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहा। भारत के हितों के बारे में हम स्वयं सोचेंगे, हमारा जो हित है उसके आधार पर निर्णय करेंगे। आपके दबाव में या आपके लिए हम नहीं करेंगे। हर देश को अपना हित देखना पड़ता है। आपने किताब में एक बहुत अच्छा टर्म इस्तेमाल किया है, स्मार्ट पावर। सॉफ्ट पावर की जगह स्मार्ट पावर। व्हाट इज दिस स्मार्ट पावर? देखिए, भारत में कभी कभी हमको दुनिया में कोई शब्द प्रचलन में आता है तो उसको पकड़ के हम उछलते रहते हैं। ये सॉफ्ट पावर ऐसा ही है। अमेरिका के एक विद्वान ने 1990 में एक किताब लिखी सॉफ्ट पावर करके। हमने उसको लेके सॉफ्ट पावर बोलने लगा। हमने फिर हमारा पंजाबी तड़का से लेकर साउथ इंडियन डोसा से लेकर सबको हमने बना दिया हमारा सॉफ्ट पावर है। ये तो 100 साल से दुनिया भर में है। बिल्कुल, पंजाबी खाना कोई आज नहीं गया है, बिल्कुल हमेशा है। हाँ। तो सॉफ्ट पावर हार्ड पावर वाला डिस्टिंक्शन आज नहीं है। आज आपको स्मार्ट पावर बनना पड़ेगा। स्मार्ट पावर में आपको जो आपके स्ट्रेंथ्स के जो विभिन्न स्ट्रेंथ्स है, सबको एक साथ यूज करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, जिसको मैंने कहा कि स्मार्ट पावर चाहिए। यू शुड हैव दैट स्मार्टनेस। तो हम कुछ समय तक वो सॉफ्ट पावर बोलते रहे हैं। उसमें कुछ काम भी हुआ है, वो मना नहीं करता। मैं एक बात मेरे किताब में भी लिखा था, हमने इवन चाइना ने सोचा था कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खड़ा कर देंगे दुनिया भर में, उसको सॉफ्ट पावर के रूप में यूज करेंगे। कुछ नहीं हो पाया। दुनिया में 500 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए थे, उसके कारण कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट जैसे ही चाइना एक ताकतवर आर्थिक शक्ति और टेक्नोलॉजिकल शक्ति बन गई, दुनिया में आज बड़ा शक्ति बन गई है।
लेकिन एक बात और है, आप अपनी किताब में ये भी कह रहे हैं कि भारत को इस 21st सेंचुरी में आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू लीन बैक। ये लीन बैक क्या है कि अपने सिविलाइजेशनल, अपने ट्रेडिशन, उसको हम कैसे रीइंफोर्स करें ग्लोबल ऑर्डर के अंदर, और जो इथॉस, जो हमारा जो सबसे मूल तत्व है हमारे समाज का, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस नए ऑर्डर में। मेरा किताब का जो आखिरी भाग है उसमें मैंने एक ब्रांड भारत की बात कही हाँ। थी। ब्रांड भारत की बात इसलिए कही थी कि भारत को बहुत कुछ करना है, बट ये सब करते समय हमको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हम अपने ताकत के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़े। हम दूसरों को इमिटेट करते हुए, दूसरों से हमेशा कुछ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। जितना आवश्यक उतना ले, दुनिया से अच्छा चीज हमेशा लेना चाहिए, पर आखिर हमारा क्या ताकत है जिसके आधार पर हमको आगे बढ़ना है वो हमेशा सोचे। वो हमने कहा कि ब्रांड भारत के बारे में बहुत सोचना होगा। जैसा आप तीर को जितना पीछे खींच कर छोड़ते हो उतना गति से आगे बढ़ता है, तो देश भी अपना जो पुराना अपना ताकत है, स्ट्रेंथ है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, आप पूरे पूर्वी एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, हर जगह भारतीय संस्कृति, भारतीय ऐतिहासिक संबंध, इसका बहुत सम्मान है। कभी हमने उसको पर प्ले किया क्या? नहीं। कभी हमने उसको सोचा कि ये डिप्लोमेसी का बड़ा ताकत बन सकता है? अभी इस सरकार ने सोचा है। मोदी जी आज इंडोनेशिया जाते हैं तो वहां एक गीतोपदेश का स्टैच्यू का अनावरण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मिलकर किए हैं। राइट। बट अभी हो रहा है, पहले हमने ये सोचा नहीं था कि ये भी शर्म आती थी हमें। हाँ, हमको तो इतिहास में क्यों जाना है, क्यों जाना है, हाँ, वो तो उसको क्यों डिप्लोमेसी के इसमें। तो आज वो छोड़ना होगा हमारे ताकतों के ऊपर। आज योगा, कल योगा डे हुआ, कितना बड़ा ताकत है हमारे लिए, गुडविल के लिए। बिल्कुल है। तो जहां हमारा वो ताकत है उसको भी यूज करें। तो इसलिए हमारा अपना आइडेंटिटी को कायम रखो। भारत का एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसके आधार पर आगे बढ़ो, वो ब्रांड भारत बने। अभी कुछ रीजनल इश्यूज जो आ गया है, चाहे अफगानिस्तान का मसला हो, ईरान का मसला हो। अभी हाल में एक आर्टिकल सोनिया गांधी ने लिखा और उस आर्टिकल में पूरा उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ बदल दिया, वो हमारे जो ट्रेडिशंस थे, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का इथॉस था, उनको क्या हिंदुस्तान के विपक्ष को भी ये समझने की आवश्यकता है कि समय बदल रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा पहले अप्रोच था उसमें कुछ तब्दीली लाने की आवश्यकता है, या ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है विथ मोर क्लैरिटी हम असर्ट करें, चुपचाप ना बैठें, या फिर हमें किस तरीके से इस तरह के विवादों के अंदर रोल प्ले करना चाहिए, वो क्या लगता है? बिल्कुल, मैंने इसलिए इस किताब में एक बात कही थी। हाँ। भारत में ये रोमांटिक अप्रोच बहुत ज्यादा होता है। एक काल्पनिक जगत में हम रहते हैं। हाँ। नेहरू जी ने ये किया, अभी करना। भाई नेहरू जी ने किया तो उस समय के लिए किया होगा। हाँ। सही गलत का बाद में विश्लेषण करेंगे। नेहरू जी ने किया तो सैक्रोसैंक्ट है, आज भी वही करना है। विदेश नीति ऐसी नहीं होती है, नीति समय के अनुरूप बनती है, बदलती है। पहले रोमांस से बाहर आना चाहिए इंडिया को। हम बहुत रोमांटिक लोग हैं, बहुत ऊहा के लोक में रहते हैं। वास्तविकता के आधार पर विदेश नीति बनना चाहिए। और जहां तक वास्तविकता के आधार पर बनने की नीति की बात है, नीति बदलती है, कुछ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है, कुछ मौलिक विषय होते हैं, उसमें कोई नहीं है। वार नहीं चाहिए, ये मौलिक हमारा प्रिंसिपल है। इसलिए हम आज तक किसी भी युद्ध में हम भागीदार नहीं हुए। वो तो नेहरू जी के समय से हम आज तक नहीं कर रहे, वो प्रिंसिपल इंटैक्ट है। बट एक गिवन सिचुएशन में कितना हमको भाग लेना है, उसमें सरकारें अपने समय में योग्य निर्णय करेंगे। आज हम योग्य निर्णय कर रहे हैं। इच्छा है, कई लोग हमारे पार्टी में भी, कई लोगों को लगता है कि भारत अगर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो यूक्रेन का समस्या सॉल्व हो जाएगा। भाई ये शेर का पूंछ पकड़ने वाली मामला है। आप शेर के पूंछ पकड़ने का प्रयास एक बार करोगे, पूंछ तो पकड़ोगे, छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ोगे तो आपको खा डालेगा वो शेर। इसीलिए वो गाजा वाला विषय हो, इजराइल वाला विषय हो, यूक्रेन वाला संघर्ष का विषय हो, आज अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका के विषय में जो हो रहा हो, उसमें हम एक व्यावहारिक रूप से हमारा नीति लेकर चल रहे हैं। सोनिया गांधी जी वो रोमांटिक कल्पना से कह रही है कि वहां कोई हो रहा है तो हमको खड़ा हो जाना चाहिए। हमने हमेशा खड़ा रहा है। हमने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि गाजा में जो साधारण लोग हैं
उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। बट अगर गाजा में आज भी आतंकी ही अपना राज चला रहे हैं, तो उसमें भारत जो स्वयं आतंक का शिकार रहा है वो उनके समर्थन में खड़ा हो, ये तो संभव है ही नहीं। अभी तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर पूरे फिलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के भी अंदर भी अगर इलेक्शन हो जाए तो वहाँ लोग हमास को जिता देंगे, वो इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी। पॉपुलैरिटी है या उनका जो वो दबदबा है, हाँ, या उनका जो कंट्रोल है, जो भी है, जब तक वो कंट्रोल रहेगा वहां एक आतंक का हमेशा एक चिराग जलता रहेगा। एक और सवाल जो सबके जहन में आता है कि चाइना तो बहुत पावरफुल है, हाउ टू डील विथ इट, और ये नई दुनिया जिसको नया वर्ल्ड ऑर्डर आप बता रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान की तो सीधी सीधी लड़ाई चाइना से ही होगी, उसको कैसे, हाउ वी टैकल दैट? हाँ, तो जरूर ये बात सच है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात मैंने कही थी, उसके दो जो अगर बड़े सिम्टम्स अगर कहना है, एक वेस्ट का कम होता हुआ प्रभाव एक है, चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव दूसरा है। ये दोनों रियलिटी है इस वर्ल्ड का। अब इसको कैसे टैकल किया जाए, तो मैं कहता हूं कि पहले ये संघर्ष की परिभाषा से हमको बाहर आना पड़ेगा। हर चीज को संघर्ष के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। हां, जरूर हमारा चीन के साथ सीमा को लेकर संघर्ष है, या चीन की जो मंसूबे है उसको लेकर हमको शक जरूर है। बट केवल हर चीज शक और संघर्ष की शब्दावली से हम नहीं देख सकते। आज चीन और भारत के बीच में लगभग 140 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, 137 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। उसमें अधिकतर ट्रेड यह है, 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड यह है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इतना डिपेंडेंस भी है। तो इसको संभाल कर चलाना होगा। ट्रेड रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे लाएंगे ये सोचना पड़ेगा। मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे वहां, या उनका इंपोर्ट के डिपेंडेंस कैसे कम होगा ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, चीन हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसी होने के कारण वो अपने पड़ोस में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करेगा। दोनों का पड़ोस समान है, वी लिव इन द सेम नेबरहुड, तो वो नेबरहुड को हम कैसे संभालना है ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते तुम और किसी देश से संबंध नहीं रखो, ऐसा किसी पड़ोसी को हम नहीं कह सकते। जैसे हम स्वयं कह रहे कि हमारा एटॉनमी है, तो वो भी एटॉनमी रखेंगे, पर इन देशों के संबंध कैसे बढ़ाना होगा उसका भी सोचना होगा। तो इसलिए इसको मल्टीपल लेवल्स पे सोच करके चीन से भारत को खतरा कम से कम कैसे हो सकता है इस पर सोचना होगा। जहां हम कुछ मिलकर कर रहे हैं वहां कर रहे हैं। हम आज ब्रिक्स में साथ में हैं, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में साथ में है, तो जहां साथ में है वहां हमारे इंटरेस्ट कैसे बचेंगे, रीजनल इंटरेस्ट कैसे बचेंगे, दुनिया के इंटरेस्ट कैसे बचेंगे, इस पर भी सोचना पड़ेगा। एक वापस आते हैं हम किताब के मूल सार के ऊपर। ये जो न्यू ऑर्डर है उसमें विचारधारा, जो चाइना, इसलिए मैं चाइना के पे सवाल इसलिए किया कि वो अपने आप को तो एक वैचारिक स्टेट बताते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट है वो। कम्युनिज्म उनका टारगेट है कि 2047 तक जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 2049 तक पूरी दुनिया में कम्युनिज्म वाला एक कुछ व्यवस्था जो है वो बनाए। ये आपके हिसाब से ये वैचारिक स्टेट, ये धर्म के नाम पे राज्यों का ऑर्गेनाइज होना, या फिर विचारधारा, डेमोक्रेसी का क्या रोल आगे रहेगा? क्योंकि एक अगर ऑर्डर बदल रहा है तो नेचर ऑफ स्टेट विल ऑल्सो चेंज। तो ये सारी चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं कि जो आगे आने वाले समय में बदलेगा? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आएगा आने वाले समय में। चीन का ये प्रयास है, आज जैसा आपने सही कहा, जब चीन में जो कम्युनिस्ट शासन आया था उसका 100 साल पूरा होंगे 2049 में, तब तक दुनिया में चीन नंबर 1 देश के रूप में खड़ा होना है। वो जब वो नंबर 1 कहते हैं तो केवल आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 बन जाना इतना नहीं है, उनका जो सारे विचार का भी प्रभाव दुनिया में, वो जिस प्रकार के राज्य व्यवस्था चलाते हैं ऐसे राज्य व्यवस्था सब जगह चले, एक पार्टी का रूल हो और आर्थिक विषयों में आजादी मिले, राजनीतिक आजादी ना मिले, इस प्रकार का उनका एक स्टाइल है जो चीन का अपना व्यवस्था खड़ा करने का प्रयास चलता है। ये आगे बढ़ेगा। दूसरा, कुछ आज एक्सट्रीम वामपंथ जो है, एक्सट्रीम लेफ्ट जो है,
जो एक वोकिज्म को आगे ला रहा है। वोकिज्म का अर्थ है कि जो भी वर्तमान व्यवस्थाएं हैं इन सबको तोड़ो। परिवार है तोड़ो, धर्म है तोड़ो, राज्य है तोड़ो, जो भी व्यवस्था है सबको तोड़ो। टीचर स्टूडेंट संबंध है तोड़ो, हर चीज को तोड़ना है। परिवार को भी तोड़ना, परिवार को तो नष्ट ही कर देना, हस्बैंड वाइफ है उसको भी तोड़ना, और जेंडर को भी तोड़ो, सब कुछ को जेंडर को भी रिकॉग्नाइज ही नहीं करो। राइट। मैं चाहूंगा तो आज मैं पुरुष हूं, कल मैं डिक्लेयर करूंगा मैं वुमन हूं, तो आपको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक अराजकता जिसको कह सकते हैं, अनार्की जिसको कह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास आज एक्सट्रीम लेफ्ट कर रहा है। भारत में कम आया तो इसलिए हमको पता नहीं है, पर आज यूरोप में, वेस्ट में, पूरे विश्व वेस्ट में बहुत बड़ा चैलेंज है ये। अब ट्रंप के जीत के पीछे एक कारण यह भी है कि अमेरिका में हर पेरेंट को चिंता है, अपने बच्चे को कॉलेज को भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे तो ये तो वोक निकलेगा, इस डर से ये प्रताड़ित है। तो इन सभी चैलेंजेस को भारत को एक सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। तो भारत का अपना जो श्रेष्ठ विचार है उसमें लोकतंत्र भी शामिल है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और लोकतंत्र आज दुनिया में अनेक प्रकार के लोकतंत्र है, पर एक जिम्मेदार लोकतंत्र जो जनता के हित के लिए काम करने वाला लोकतंत्र चाहिए। उसमें मैं 5 बातें कहता हूं, मैं किताब में भी लिखी थी। एक है गॉड, भगवान, उस पर विश्वास दुनिया में रहना, एक अतीत शक्ति है, ठीक है, आप वो किसी भी नाम से बुलाओ। एक तो गॉड की कल्पना, दूसरा रिलीजन की कल्पना, तीसरा फैमिली की कल्पना, चौथा नेशनल सॉवरेनिटी की कल्पना, मेरा नेशनल बाउंड्रीज है, ये सॉवरेनिटी की कल्पना, पांचवा पेट्रियाटिज्म की कल्पना, मेरे देश के प्रति श्रद्धा रखना कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए ये 5 बातों के आधार पर भारत को दुनिया में एक नया विचार प्रस्थापित करना है। जब भारत ये करने लगेगा ना, मैं कहता हूं दुनिया में आपको तमाम मित्र मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। वैचारिक दृष्टि से देश, भारत को इस प्रकार से भी सोचना होगा। दुर्भाग्य इतना ही है, भारत में इन 5 बातों को लेकर विरोध करने वाला बहुत बड़ा तबका जो हमारा लिबरल लेफ्ट तबका है, वो मीडिया में भी है, वो सार्वजनिक जीवन में भी है, राजनीति में भी थोड़े बहुत लोग हैं। तो भारत को, इसलिए मैंने कहा जो ब्रांड भारत होता है वो ये होता है, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम फैमिली को मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवाद पर चलने वाले लोग हैं। इस पे कोई समाज को संगठित करने का ग्लू है। यस, ये 5 चीजें जिससे चीजें बिखरेंगी नहीं, यही रास्ता होगा फिर दुनिया में एक सही व्यवस्था खड़ा करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। और इस किताब के बारे में क्या बताया जाए कि ये किताब उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है पढ़ना जो स्टेट ऑफ नेचर को समझना चाहते हैं कि जो समय के साथ किस तरह से बदल रहा है, जो भविष्य में किस तरह के राजनीति, किस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स होगा उसको भी समझना चाहते हैं, और पिछले 50-60 सालों में किस तरीके से राजनीति, स्टेट पॉलिटिक्स उसमें बदलाव आया है, उसको सारी चीज़ों को, उन तमाम आइडियाज़ को इस किताब में बाकायदा बखूबी बताया भी गया है, समझाया भी गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।